हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What was the focus of the economic policies pursued by the colonial government in India? ब्रिटिशर्स ने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लागू करी थी इंडिया में, लेकिन उसका मेन फोकस क्या था ये पूछा गया है इसमें। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर with the protection and promotion of their own economic interests than with the development of the Indian economy. जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई गई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, वो सारी की सारी उनके खुद की इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए थी, उनकी खुद की इकोनॉमी के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए थी। इंडियन इकोनॉमी की उससे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट्स हु एस्टिमेटेड इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम निकालने में अपना सहयोग दिया था? तो दादा भाई नावरोजी, वी राव, विलियम डिगबाय, फिनले शिराज एंड आर.सी. देसाई, इन सब ने अटेम्प्ट्स करे थे इंडिया की पर कैपिटा और नेशनल इनकम निकालने में, पर सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो वी राव का माना गया था। और सब ने अटेम्प्ट्स करे थे लेकिन उनके कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आ रहे थे, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वी राव का ही माना गया था। अब हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये अक्सर पेपर में पूछा ही जाता है। वट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा था उसका मोटिव क्या था? तो उनके टू फोल्ड मोटिव थे। पहला था टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, और सेकंड था टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्रीज इन इंडिया मार्केट एट हायर प्राइजेस। तो उनका टू फोल्ड मोटिव क्या था? तो ये सबसे पहला मोटिव ये था कि वो इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स है वो चीप रेट्स पे, सस्ते दामों पर अपने ब्रिटेन में ले जाएं और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर लगाएं, और फिर ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड बन के आ रहा है उसी रॉ मटेरियल से उसी को इंडिया की मार्केट में हायर प्राइजेस पे बेचा जाए। उनसे उनका बहुत मुनाफा हो रहा था क्योंकि यहाँ से तो उनको जो रॉ मटेरियल्स है वो बहुत चीप रेट पे मिल रहे थे और वो अपना फिनिश्ड गुड इंडिया मार्केट में ही हायर प्राइस पे बेच रही थी, तो उनको दुगना मुनाफा हो रहा था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड यानी कि जब हमारे देश को ब्रिटिशर्स चला रहे थे उस टाइम पर जो इंडिया की वेल्थ है उसका कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा था। It means that national product of India was used by the British government for development of their own country and not for India. ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया की ही वेल्थ को इंडिया पे खर्च ना करने के बजाय वो अपने लिए यूज़ कर रहे थे, ये जानेंगे हम। इंडियाज एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड। इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस है, जितना भी यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था उससे जो पैसे मिल रहे थे वो सारे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे। टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अगर उनको कोई सा भी ब्रिटेन में अपना ऑफिस सेटअप करना होता था तो वो इंडिया की वेल्थ का यूज़ करते थे। टू मेक एक्सपेंसेस ऑन वार फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर वॉर वगैरह हो रहे हैं तो उसमें जितने भी एक्सपेंसेस आते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें इंडिया का वेल्थ यूज़ करती थी। थर्ड है टू इम्पोर्ट सर्विसेज या फिर इनविजिबल आइटम्स। अगर इनविजिबल आइटम्स यानी कि सर्विसेज होता है
जैसे बैंकिंग हो गया या ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों के लिए उनको कुछ मतलब इंपोर्ट करना होता था, तो भी वो इंडिया वेल्थ का ही यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकेंड रिसेसिव ईयर स्टेज। तो जो पहला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो कि हमने पढ़ा था 1921 से पहले आ चुका था, और 1921 को हम ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, और इसी 1921 इज़ द डिफाइनिंग ईयर, इसको हम डिफाइनिंग ईयर भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद से सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया था इंडिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन वाज इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन। सबसे पहला इंडिया में ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? तो 1881 में, और 1881 के बाद से हर 10 साल पे ये सेंसस होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल। स्टैग्नेशन मतलब होता है स्लो ग्रोथ या फिर नो ग्रोथ। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल ही स्लो ग्रोथ क्यों हो रही थी? तो इसका रीज़न था लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, जिसको हम ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं, तो इसमें जो लैंडलेस लेबर होते थे उनसे ज़मींदार जो है वो लगान लेते थे, और वो लगान इतना ज़्यादा होता था कि वो उसको चुका ही नहीं पाते थे। तो इसी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो पर कैपिटा आउटपुट है पर ईयर के हिसाब से वो कैसा था, उसके हिसाब से हमारी ग्रोथ कैसी हो रही थी? तो इट वाज ओनली 0.5%। उस टाइम पे सिर्फ 0.5% ही ग्रोथ रेट था पर कैपिटा आउटपुट पर ही ईयर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए वैसे तो ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा कुछ अच्छा किया नहीं, पर कुछ कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आए थे। वो कौन कौन से थे? ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। वैसे तो देखा जाए तो ग्रोथ तो इतनी नहीं थी, स्टैग्नेशन था उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन उस टाइम पे लोग जो सिर्फ फूड क्रॉप्स उगाया करते थे, लेकिन उससे थोड़ा शिफ्ट होकर लोग कैश क्रॉप्स भी उगाना उन्होंने चालू करा, जिससे कि अब उनको पैसे भी मिलने लगे थे। तो थोड़ी बहुत तो ग्रोथ हुई थी। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने रोड, रेलवेज, ये सारी चीज़ें अच्छी बना दी थी। और हमने ये जब चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस करा था कि रेलवेज़ जो है वो सबसे बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उस समय माना गया था, जो कि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है ब्रिटिश रूल के वजह से। चेक ऑन फेमाइंस। रोड्स एंड रेलवेज वर्कड एज अ ग्रेट चेक ऑन द occurrence and impact of famines as food supplies could be transported to the affected area in case of droughts। जहाँ पर भी सूखा पड़ा हुआ है या फिर फ्लड वगैरह की वजह से वहाँ तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है, तो अब रोड या रेलवेज़ की वजह से वहाँ पर भी फूड सप्लाई हो पा रहा था। इसीलिए ये भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा था ब्रिटिश रूल का। शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज। पहले लोग सिर्फ अपना फूड क्रॉप्स उगाते थे, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन अब लोग मॉनेटरी एक्सचेंज की तरफ बढ़ रहे थे। अब लोग पैसा कमाने की सोच रहे थे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन efficient administration system which served as a ready reckoner for India politicians। हमें पहले जो जितना भी ये एडमिनिस्ट्रेशन बना, ये लॉ ऑर्डर, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स से ही मिली है। हमें पूरा एक सेटअप मिल गया कि किस तरीके से लॉ ऑर्डर काम करते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। हमें खुद से अपने ज़्यादा वो लगाने नहीं पड़ी, हमें पहले से ही एक बना बनाया सेटअप मिला, जिसको अब वही चलता आ रहा है। पहले की तरह लॉ और ऑर्डर माने जा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ चेंजेस करे गए हैं इंडिया के ही बेनिफिट के लिए।
लेकिन हाँ, इससे एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है ये इंडिया के लिए। तो हमारे ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनको ज़रूर पढ़ना और हो सके तो अच्छे से याद ही कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।